हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। यहाँ पर हम देखो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। और कम्युनिकेशन चल रहा था हमारा, जिसको हम कंटिन्यू रखेंगे अब, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल्कुल साथ रह के शानदार तरीके से पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एक बातों को समझते हुए पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के प्रकार, जिनको हमने अलग अलग आधारों पर अलग अलग भागों में विभाजित किया था, ठीक है। अब हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जिसको इम्पर्सनल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जो इम्पर्सनल कम्युनिकेशन था, जिसको हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, उसमें क्या होता है, सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही कैंडिडेट होता है। वहां पर सेंडर भी वही होता है और वहां पर रिसीवर भी वही होता है, ठीक है। सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं, वहां पर एनकोडर भी वही होता है और डिकोडर भी वही होता है। जैसे कई बार हम अपने आप से बात करते हैं कि यार मैं तो बर्बाद हो गया, मैं उस टाइम सही ढंग से नहीं पढ़ा, काश मैं उस टाइम सही ढंग से पढ़ लेता तो आज मैं कहीं और होता, ठीक है। हम खुद का खुद अब कई बार निरीक्षण करने लग जाते हैं, जिसमें खुद से खुद क्वेश्चन पूछते हैं, उसका खुद ही आंसर देते हैं। इंटरपर्सनल में क्या होता है, यहाँ पर इंटरफेयर होता है। इंटरफेयर कब होगा, जब दो या दो से अधिक लोग होंगे, ठीक है। तो जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, उसमें क्या होता है, जो कैंडिडेट की संख्या होती है वो कितनी होती है, दो होती है या दो से अधिक होती है। साथ में जरूरी नहीं है कि दो कैंडिडेट या दो से अधिक कैंडिडेट हो तो उसे क्या कहेंगे, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। यहां पर एक बात और जरूरी है कि भाई दो या दो से अधिक लोग तो होने चाहिए, साथ ही साथ उनके बीच में एक बहुत सही ढंग का संबंध भी होना चाहिए। वो दोनों आपस में बातचीत भी करने चाहिए। यदि वो दोनों आपस में बातें नहीं करते हैं, बिल्कुल साइलेंट तरीके से बैठे हुए हैं, उन दोनों के आपस में विचार मेल नहीं खाते, तो कम्युनिकेशन तो होगा लेकिन वो लड़ाई झगड़ा करेंगे। लड़ाई झगड़ा करेंगे तो क्या होगा, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर हम पढ़ेंगे समूह संचार के बारे में, जिसको हम ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। समूह संचार, ग्रुप कम्युनिकेशन, यह अंतर्व्यक्तिक संचार का विस्तृत रूप है। देखो, ग्रुप कम्युनिकेशन या इंटर कम्युनिकेशन, जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन था, उसमें क्या था, दो या दो से अधिक लोग होते थे। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का ही एक बड़ा रूप है, ठीक है। जो ग्रुप कम्युनिकेशन है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का ही एक बड़ा रूप है। वहां पर दो या दो से अधिक लोग होते हैं। यहाँ पर जो कैंडिडेट्स की संख्या है वो कहीं गुना ज़्यादा होती है। यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या है वो 100, 50, 1000, 2000, 5000 भी हो सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ग्रुप कम्युनिकेशन है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एक बड़ा रूप है। यहाँ दो से अधिक व्यक्ति विचारों एवं कौशल का आदान प्रदान करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, दो या दो से अधिक लोग होते हैं, एक बहुत अधिक संख्या में लोग होते हैं और वो आपस में क्या करते हैं, अपने विचारों का, अपना स्किल का आदान प्रदान करते हैं हम, ठीक है। ध्यान से देखना, समूह संचार कितना बेस्ट होगा, समूह संचार कितना बेहतर होगा। बेहतर का मतलब होता है कितना अच्छा होगा, प्रतिपुष्टि कितनी अधिक मिलेगी, जो फीडबैक है वो कितना बेस्ट मिलेगा। यह समूह के प्रधान, प्रधान का मतलब होता है समूह का मुखिया और उसके सदस्यों के परस्पर संबंधों पर निर्भर करता है, ठीक है। ध्यान से सुनना कि समूह संचार कितना बेस्ट होगा, समूह संचार जो ग्रुप कम्युनिकेशन है वो कितना ज़्यादा अच्छा होगा, ये किस पर डिपेंड करता है और प्रतिपुष्टि कितनी अधिक मिलेगी। ध्यान से सुनना, ग्रुप कम्युनिकेशन कितना अच्छा होगा, ग्रुप कम्युनिकेशन में जो फीडबैक है वो कितना अच्छा मिलेगा, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि जो ग्रुप का प्रधान है, जो ग्रुप का मुखिया है, उसके और जो ग्रुप के कैंडिडेट हैं, उन दोनों के बीच में किस प्रकार का रिलेशनशिप है, इन दोनों के बीच में किस प्रकार का संबंध है, ठीक है। ये इस पर निर्भर करता है। इसे संस्थागत संचार भी कह सकते हैं। बात बिल्कुल सही है। जैसे मैं समझाता हूं आपको, आप बोलोगे कि सर इसको संस्थागत संचार क्यों कहते हैं। देखो, ग्रुप कम्युनिकेशन है, जैसे कई बार आपने सुना होगा
कि आज सपोज डेट मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप सपोज डेट आपके पापा हैं जो किसी स्कूल में पढ़ाने का काम करते हैं। पापा ने बोला कि आज मेरी स्कूल में मीटिंग है, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ आज। आपके पापा कोई ऑफिस में काम करते हैं, पापा बोल रहे हैं कि आज मीटिंग है, मीटिंग में जा रहा हूँ मैं। मीटिंग में क्या होता है, स्कूल की मीटिंग है तो वहाँ पर प्रिंसिपल होता है और बाकी जो टीचर होते हैं वो सारे सारे साइड में इस तरीके से बैठे होते हैं। ठीक है, ये कौन है, मुखिया है, प्रिंसिपल। ये क्या है, टीचर है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, मीटिंग करवा रहा है। ये एक संस्था का, कोई भी आपका इंस्टीट्यूट है, कोई भी ऑफिस है, उसका हेड है और ये उसके अदर ऑफिसर। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, इन दोनों की आपस में मीटिंग हो रही है। एक साइड ऑफिसर बैठा हुआ है, दूसरी साइड वहाँ के वर्कर बैठे हुए हैं, उस ऑफिस के या उस इंस्टीट्यूट के या उस कंपनी के वर्कर बैठे हुए हैं। इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, इनके बीच में बातचीत हो रही है। ऑफिसर पूछ रहा है कि और बताओ कंपनी में क्या चल रहा है, इतना ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा, इतना डाउन क्यों चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, हम ये प्लान बना रहे हैं, ये कैसा रहेगा, इसके ऊपर अब आप अपनी राय दो। ठीक है, तो वो मीटिंग में क्या करते हैं, जो भी डिस्कशन होता है वो करते हैं। ठीक है, तो ये किस में हो रहा है, संस्थागत संचार में हो रहा है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। इसमें सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। सामूहिक निर्णय मैंने अभी बताया था। जैसे सपोज दैट मैं आज मीटिंग बुलवाऊं, तो मैं मीटिंग क्यों बुलवाऊंगा, तो मैं मीटिंग बुलवाऊंगा कि भाई मैं कोई नया बैच, जैसे मैं एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहा हूँ, अगले 40 दिन में मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल रियल बात है ये। अगले 40 दिन में मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा जिसमें सभी के सभी सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर रहेंगे। ठीक है, अब मैं एप्लीकेशन निकाल रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं पूछूंगा, जैसे आप लोगों को बुलाऊँ मैं और मैं आपसे, हम एक जगह बैठ जाएं, जैसे यहाँ पर मैं बैठ गया, यहाँ पर हम सब, आप सब बैठ गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं खुद मीटिंग बुलवा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं एक हेड के रूप में काम करूँगा। बाकी हम सीखने सिखाने का काम कर रहे हैं, मैं भी खुद सीखता हूँ फिर मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं एक हेड के रूप में यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और आप यहाँ पर एक स्टूडेंट के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हो और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं एक एप्लीकेशन निकाल रहा हूँ, आप अपनी अपनी राय दो उसमें हम क्या क्या फीचर डालें। आप बता रहे हो कि सर इसमें ये फीचर ऐड करो, ये करो, ये करो, इसमें ये करो, इसमें ये करो, इसमें ये करो, इसमें ये करो। तो मैं आपको क्यों बुलाया मीटिंग में, क्योंकि मैं एक सामूहिक डिसीजन लेना चाहता हूँ, मैं एक समूह से डिसीजन लेना चाहता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, आप सभी की जो भी राय होगी उसको मैं पेज में नोट करूँगा और उसमें से जो ज़्यादा बेस्ट लगेगी मेरे को उसको मैं क्या करूँगा, अपनाऊँगा, उसको मैं अपने एप्लीकेशन में लगाऊँगा। ठीक है, आत्म अभिव्यक्ति, आत्म अभिव्यक्ति का मतलब होता है सेल्फ एक्सप्रेशन। ठीक है, व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसमें सामूहिक निर्णय लेने की कैपेसिटी, इसमें आत्म अभिव्यक्ति, व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि आदि को सम्मिलित किया जाता है। इस संचार में शोर की समस्या के कारण फीडबैक धीमा और व्यवधानपूर्ण मिलता है। बात बिल्कुल सही है, यहाँ पर शोर की समस्या होती है। जो ये ग्रुप कम्युनिकेशन है उसमें क्या होता है, शोर की समस्या होती है। अब आप बोलोगे कि सर शोर की समस्या क्या होती है, आप सोच रहे होंगे शोर का मतलब होता है आवाज़, आवाज़ की समस्या होती है। आवाज़ की समस्या नहीं, देखो कम्युनिकेशन में जो अवरोध होते हैं, अवरोध का मतलब होता है बाधाएं। अवरोध का मतलब क्या होता है, बाधाएं। तो कम्युनिकेशन के अंदर जो बाधाएं होती हैं, जो अवरोध होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, शोर कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कम्युनिकेशन में, संप्रेषण में जो अवरोध होते हैं, जो बाधाएं होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, उनको क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। ठीक है, तो शोर की वजह से बहुत सारे अवरोध, अब आप जाहिर सी बात है, एक तो आप और मैं बात करूं, ठीक है, एक आप बहुत सारे हो और यहाँ पर मैं अकेला हूँ, हम आपस में बात करें। ठीक है, तो बिल्कुल जायज़ सी बात है, यहाँ से मेरे को फीडबैक तुरंत मिल जाएगा, यहाँ से आपको भी फीडबैक तुरंत मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से फीडबैक लेने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हर आदमी अपनी अपनी राय देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जायज़ सी बात है, यहाँ पर जो समस्याएं, अवरोध है वो कम होंगे। ठीक है, यहाँ पर अवरोध अधिक होंगे। यहाँ पर डिसीजन बिल्कुल तुरंत ले लिया जाएगा। दो कैंडिडेट हैं, एक ने बोला कि हमें क्या करना चाहिए, मैं पूछूं, सपोज दैट यहाँ पर मैं बैठा हूँ, यहाँ पर आप में से कोई एक कैंडिडेट बैठा है, मैंने पूछा एप्लीकेशन में क्या ऐड करें, आपने बोला कि सर पीडीएफ, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और क्विज ऐड करो। मैंने यहाँ पर बात रखी है, ये बोल रहा है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये बोल रहा है क्विज, क्या बोल रहा है पीडीएफ, ये बोल रहा है और कुछ, ये बोल रहा है फोटो, ये बोल रहा है कि सर क्विज का क्या मतलब है, क्विज तो रहने दो। तो यहाँ पर क्या होगा, डिसीजन लेने में भी थोड़ा टाइम लगेगा।
तो इस सिचुएशन में फीडबैक भी धीमी गति से मिलेगा, डिसीजन लेने में भी टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पर डिसीजन लेने में कम टाइम लगेगा, फीडबैक भी तुरंत मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ से जो कंक्लूजन निकलेगा, यहाँ से जो निर्णय निकलेगा, वो हो सकता है 100% बिल्कुल सही हो, लेकिन यहाँ से जो निर्णय निकलेगा वो हो सकता है 100% सही ना हो सकता है वो 99% सही हो सकता है वो 80% सही हो, ठीक है। लेकिन इसमें जो डिसीजन निकलेगा वो ज़्यादा सही होगा तुलनात्मक रूप से इसके। उसके बाद सामूहिक वाद विवाद नाट्यशालाएं। नाट्यशालाओं का मतलब होता है जो नाटक दिखाने वाली शालाएं होती हैं वो। सामूहिक अवलोकन होता है, सिनेमा होता है, फोम होता है इत्यादि समूह संचार के उदाहरण हैं। सामूहिक वाद विवाद है, नाट्यशाला है, सामूहिक अवलोकन है, सिनेमा है, फॉर्म है, ये सारे क्या हैं, समूह संचार के उदाहरण हैं। संस्थागत संचार भी एक किसका उदाहरण है, समूह संचार का ही उदाहरण है। एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, फेसबुक है, जैसे ट्विटर है, व्हाट्सएप है, आदि भी समूह संचार में ही शामिल होते हैं। जैसे व्हाट्सएप चलाते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ पर हम सभी से चैट कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप क्या है, एक ग्रुप डिसीजन में आता है, ग्रुप कम्युनिकेशन में आता है। फेसबुक ग्रुप कम्युनिकेशन में आता है, ट्विटर ग्रुप कम्युनिकेशन में आता है। अतः संस्थागत संचार को समूह संचार के समतुल्य भी माना जा सकता है। जो संस्थागत संचार है उसको समूह संचार, ग्रुप कम्युनिकेशन के समतुल्य हम मान सकते हैं, इसको माना जा सकता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं मास कम्युनिकेशन, जिसको हम बोलते हैं जनसंचार। अब हम पढ़ रहे हैं मास कम्युनिकेशन, जिसको हम जनसंचार बोलते हैं। देखो, जनसंचार है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है जन, दूसरा है संचार। जनसंचार दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक जन है, दूसरा संचार है। जन का मतलब होता है भीड़ या जनता, और संचार का मतलब होता है किसी भाव, विचार या जानकारी को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाना, ठीक है। जनसंचार को इंग्लिश में बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। और जनसंचार को यदि हम दो टुकड़ों में तोड़ें तो एक टुकड़ा बनता है जन और दूसरा बनता है संचार। और जन का मतलब होता है भीड़ या जनता, और संचार का मतलब होता है किसी भाव, विचार या जानकारी को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाना, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, अतः विचारों के आदान प्रदान की जो सामूहिक प्रक्रिया है उसको हम जनसंचार कहते हैं। बात बिल्कुल सही है। विचारों के आदान प्रदान की जो सामूहिक प्रक्रिया है, जो सम्मिलित प्रक्रिया है, उसको हम क्या कहते हैं, जनसंचार कहते हैं। ध्यान से सुन लेना, विचारों के आदान प्रदान की जो सामूहिक प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, जनसंचार कहते हैं। तो दोबारा से ध्यान लगाकर सुन लो, विचारों के आदान प्रदान की जो सामूहिक प्रक्रिया है उसको जनसंचार कहते हैं। जनसंचार का अर्थ है विशाल जन समूह के साथ संचार करने से इसे मध्यस्थता संचार भी कहते हैं। जनसंचार का अर्थ क्या है, विशाल जन समूह के साथ संचार। जनसंचार का अर्थ क्या है, विशाल जन समूह के साथ संचार, और इसे मध्यस्थता संचार भी कहते हैं। जनसंचार का अर्थ क्या है, विशाल जन समूह के साथ संचार है और इसे हम मध्यस्थता संचार भी कहते हैं। ये बात आंख बंद करके, आंख खोल करके कैसे भी सुन लो भाई साहब, इसको मध्यस्थता संचार क्यों कहते हैं, कि जनसंचार का मतलब होता है विशाल जन समूह के साथ संचार, ठीक है, इसे मध्यस्थता संचार कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, मध्यस्थता संचार क्यों कहते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, बहुत शानदार बात है, बहुत गजब की बात है, ध्यान से सुनना भाई साहब। क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, निम्नलिखित में से किस संचार में किसी इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से संचार में जनता को सामूहिक रूप से संबोधित करने के लिए, ध्यान से सुनना, निम्नलिखित में से कौन से संचार में जनता को सामूहिक रूप से संबोधित करने के लिए किसी इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी का उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सा है भाई साहब,
कौन सा है? मास कम्युनिकेशन है। वहां पर किसका यूज किया जा रहा है? किसी माइक का यूज किया जा रहा है, किसी टेलीविजन का फोन यूज किया जा रहा है, किसी यूट्यूब चैनल का यूज किया जा रहा है और उसके माध्यम से पूरी जनता को बताया जा रहा है। ठीक है, क्या किया जा रहा है? उसके माध्यम से पूरी जनता, लाखों करोड़ों अरबों लोगों को बताया जा रहा है। किसके माध्यम से? किसी इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी के माध्यम से। तो यहां पर हम किसका यूज कर रहे हैं? एक मध्यस्थ का, एक मीडियम का, एक माध्यम का यूज कर रहे हैं और इसलिए हम इसको क्या कह दिए? मध्यस्थता संचार कह दिए। तो ध्यान से सुनना, जैसे दूसरा क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से सुनना। नरेंद्र, हमारे देश के, भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। यहां पर कौन सा कम्युनिकेशन होगा? तो यहां पर मास कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि यहां पर एक तो जनसमूह शब्द का यूज हुआ है, दूसरा मोदी जी भाषण दे रहे हैं। भाषण में वो किसी माइक का, किसी यूट्यूब चैनल का, किसी कैमरे का आदि का यूज कर रहे हैं और इसके द्वारा वो एक तरीके से पूरी दुनिया को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम मध्यस्थता संचार कहते हैं और इसलिए यहां पर मास कम्युनिकेशन का यूज होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? एक बार कमेंट करके जरूर बताओ कि यहां तक की रामलीला समझ में आई या नहीं आई। और ध्यान रखना, समझ में आनी चाहिए। नहीं समझ में आएगी तो मैं आपको सिखाने की, आपको समझाने की कोशिश करूंगा पूरी पूरी। ठीक है, यह यांत्रिक उपकरणों का उपयोग करता है जिससे कई संदेशों को एक साथ बहुत लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। मैंने अभी भी बोला था ये बात, इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक का यूज किया जाता है, यहाँ पर यांत्रिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा संदेश को एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। इसमें संप्रेषण के लिए औपचारिक व व्यवस्थित संगठन होता है। ये ध्यान से सुन लेना भाई साहब, मास कम्युनिकेशन है, एक औपचारिक होता है और एक व्यवस्थित संगठन होता है। मोदी जी भाषण देते हैं और उनके भाषण में यदि एक भी शब्द गलत निकल जाता है ना भाई साहब, बवाल मच जाता है। जैसे थोड़े दिन पहले मोदी जी ने जो CBSE के 10th 12th के एग्जाम थे, बोर्ड के एग्जाम थे, तो उस टाइम उन्होंने एक स्पीच दी थी, लाइव आके मास कम्युनिकेशन कर रहे थे और उसमें उन्होंने बोल दिया कि भाई पेपर देते समय पहले हार्ड क्वेश्चनों को सोल्व करो, उसके बाद सिंपल क्वेश्चनों को सोल्व करो। और इसके ऊपर बवाल मच गया था, बहुत जबरदस्त तरीके से बवाल मचा था। हर कोई पूछता था, हर कोई यूट्यूब चैनल पर छापता था कि मोदी जी ने बोला है कि पहले हार्ड क्वेश्चनों को सोल्व करें। फिर कमेंट आते थे, भाई ये कौन सा पढ़ा लिखा है, इसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मुंह उठा के कुछ भी बोल देता है। मोदी जी थोड़ा ध्यान से बोला करो, आप फ्यूचर को बता रहे हो, उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, ये एक औपचारिक होता है, एक व्यवस्थित होता है। यहां पर क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किसको बोलना है, किसको संबोधित करना है, सब कुछ बिल्कुल फिक्स होता है। ठीक है, वैसे फिक्स नहीं होता, ऐसे नहीं है कि चलो भाई फिक्स है, हर मंत्री प्रधानमंत्री ये बोलेगा, लेकिन यहाँ पर फिक्स है, इसका मतलब है वो पहले तैयारी करके आते हैं। मोदी जी भाषण देते हैं, उससे पहले वो तैयारी करता है। मुख्यमंत्री या किसी भी स्टेट का भाषण देता है, उससे पहले वो तैयारी करके आता है। ठीक है, जैसे समाचार पत्र हो गया, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, सिनेमा हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा आगे, संगठन प्रणाली के आधार पर संचार के प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चैनल। संगठन प्रणाली के आधार पर संचार के प्रकार। अब हम यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं, ध्यान से पढ़ेंगे, जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे थे क्या, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चैनल। ठीक है, तो देखो, कार्यात्मक दृष्टिकोण से संचार की संगठन प्रणाली के आधार पर संचार को दो प्रकारों में विभाजित किया गया। ध्यान से सुन लेना प्यारे साथियों, कार्यात्मक दृष्टिकोण से संचार की संगठन प्रणाली के आधार पर संचार को दो प्रकारों में विभाजित किया गया। कितने प्रकारों में मेरे प्यारे साथियों? दो प्रकारों में विभाजित किया गया। अब दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक है औपचारिक संचार और एक है अनौपचारिक। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि औपचारिक क्या है। देखो, सबसे पहले औपचारिक का मतलब समझ लो, इंग्लिश में औपचारिक को बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसे हम फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं, तो फॉर्मल ड्रेस में क्या होता है, ऊपर
शर्ट होती है, नीचे सिलाई हुई पैंट होती है, टाई होती है, ब्लैक शूज होते हैं। ये एक फॉर्मल ड्रेस का ढांचा होता है, ठीक है, जो ऑफिस में पहनते हैं। और एक हमारी इनफॉर्मल ड्रेस होती है जिसमें हम जींस की पैंट पहन लिया, ऊपर शर्ट चेक में पहन लिया, किसी भी कलर की शर्ट पहन लिया, टाई किसी कलर के लगा ली, जूते किसी कलर के पहन लिए, ठीक है। इनफॉर्मल ड्रेस में क्या होता है, कोई फिक्स नहीं होता, जो शर्ट हाथ में आई वो शर्ट पहन लिया, जो पैंट धुली हुई है वो पैंट पहन लिए, जो हमारे पास जूते हैं वो पहन लिए, किसी की मांग कर टाई बांध लिए। जबकि फॉर्मल में क्या होता है, फिक्स होता है, जिस कलर की टाई उस कलर की शर्ट। ऐसा होता है शायद, नहीं ऐसा नहीं होता, पैंट का और टाई का कलर शायद मैच होता है, जूतों का और पैंट का कलर मैच होता है, शर्ट अलग कलर की होती है। जैसे वाइट कलर का क्या है, शर्ट है तो वाइट कलर की टाई हो गई, ब्लैक कलर की पैंट हो गई, ब्लैक कलर के जूते हो गए। इस तरीके से एक फॉर्मल होता है, बिल्कुल फिक्स फॉर्मेट होता है। औपचारिक संचार, औपचारिक संचार में संदेश को नियत एवं संप्रेषित करने के लिए, औपचारिक संचार में संदेश को नियत एवं संप्रेषित करते समय कुछ निश्चित नियमों और अधिनियमों का पालन किया जाता है। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जो औपचारिक संचार होता है, इसमें संदेश को नियत या संप्रेषित करते समय कुछ निश्चित नियमों या अधिनियमों को पालन किया जाता है, ठीक है। औपचारिक संचार में संदेश को नियत या संप्रेषित करते समय कुछ निश्चित नियमों का या अधिनियमों का पालन किया जाता है। यहाँ पर कुछ फिक्स रूल होते हैं, उनको फॉलो किया जाता है। जैसे हम फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं तो उसमें रूल होता है कि टाई भी होनी चाहिए और नीचे फॉर्मल जूते भी होने चाहिए। ऐसे नहीं कि चलो हम किसी वुडलैंड के जूते पहन लिए या फिर हम कोई भी स्पोर्ट्स शूज पहन लिए, ऐसा नहीं। ब्लैक चमड़े के शूज होते हैं, वो किसी दूसरे कलर के भी हो सकते हैं, लेकिन फॉर्मल में ज़्यादा बेस्ट होता है ब्लैक कलर के जो उसके चमड़े के शूज, ठीक है। यह एक प्रकार की संगठनात्मक संरचना है। कैसी है, एक संगठनात्मक है। संगठनात्मक का मतलब होता है, जैसे एक संगठन होता है ना, उसमें सबसे ऊपर सीनियर ऑफिसर होता है, फिर ऑफिसर होता है, उसके नीचे वर्कर होते हैं, ठीक है। बिल्कुल एक संगठनात्मक होता है, बिल्कुल एक संगठन होता है इसमें। उसमें सिस्टमैटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारे काम होते हैं, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ फॉलो किया जाता है। यह संचार संगठन के शीर्षस्थ अधिकारियों द्वारा काफी सोच समझकर किया जाने वाला संचार है, इसलिए इसे आधिकारिक संचार भी कहा जाता है। और जो यह संचार है ना, कौन सा, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ये शीर्षस्थ अधिकारियों द्वारा काफी सोच समझकर किया जाता है। शीर्षस्थ अधिकारियों का मतलब होता है जो शीर्ष पर है, जो बिल्कुल उच्च स्तर के कर्मचारी हैं। तो जो ये वाला कम्युनिकेशन है, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, वो जो टॉप लेवल के कर्मचारी हैं उनके द्वारा काफी सोच समझ कर किया जाता है, ठीक है। और इसके लिए, क्योंकि ये टॉप जो लेवल के कर्मचारी हैं उनके द्वारा सोच समझ कर किया जा रहा है, इस आधार पर इसको हम क्या कहते हैं, आधिकारिक संचार कहते हैं, ठीक है। इस संचार में प्रेषक ज्यादा प्रभावी होता है, और यहाँ पर जो प्रेषक है, जो सेंडर है, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये ध्यान में रखना, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसमें जो सेंडर है वो क्या होता है, एक ज्यादा प्रभावी होता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक छोटे बड़े सामाजिक संगठन के लिए औपचारिक संचार आवश्यक होता है। ध्यान से सुनना, कोई भी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, छोटे या बड़े सामाजिक संगठन के लिए औपचारिक संचार का होना अति आवश्यक होता है। चाहे छोटा संगठन हो चाहे बड़ा संगठन हो, सभी के लिए फॉर्मल कम्युनिकेशन का होना अति आवश्यक होता है। इससे संचार कार्य प्रणाली पूर्व निर्धारित होती है, और जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसकी जो कार्य प्रणाली है, उसका जो कार्य करने का तरीका है, वो पहले से बिल्कुल फिक्स निर्धारित होता है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि आप मेरी मीटिंग ज्वाइन करने के लिए आओ, हम मीटिंग कर रहे हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको बुलाऊं और आपको फ़ोन किया मैंने कि मैं इतनी तारीख को मीटिंग कर रहा हूँ, उसमें आपको 10 बजे पहुँचना है, और हम जो मीटिंग कर रहे हैं वो एप्लीकेशन के ऊपर कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा राय देना है कि हमें किस तरीके से क्या काम करना है। बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से आपको राय देना है, या फिर मैं आपको वहाँ से क्वेश्चन पूछूंगा, आपको केवल उसका आंसर देना है। मैंने क्वेश्चन पूछा, क्या हमें क्विज रखनी चाहिए, आपने बोला यस। क्या आप हमें PDF का सिस्टम रखना चाहिए, आपने बोला यस। क्या हमें फ़ोटो का सिस्टम रखना चाहिए, आपने बोला नो सर, फोटो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है।
तो ये तो क्या था, फॉर्मल था, उसमें सब कुछ पहले से फिक्स था। मैंने फ़ोन करके बता दिया कि भाई यहाँ पर सब कुछ फिक्स रहेगा, हम जिन क्वेश्चनों का आंसर पूछे आपको केवल उसी क्वेश्चन का रिप्लाई देना है। इनफॉर्मल की बात करें, वहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है। मैंने बोल दिया कि भाई तू 9 तारीख को पहुँच जाना, टाइम 10 बजे के आसपास आ जाना, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम कुछ बातें करेंगे, टॉपिक हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, आप अपनी राय देना, ठीक है। हमने मीटिंग बुलाई 10 बजे, कोई 10 बजे पहुंचा, कोई 11 बजे पहुंचा, कोई 12 बजे पहुंच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हो क्या, मीटिंग चल रही है, लास्ट में 2 घंटे की मीटिंग चली, कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकला। क्यों? क्योंकि वो इनफॉर्मल थी, वहां पर कुछ लोग मस्ती कर रहे हैं। मैंने बोला कि क्विज रखनी चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं रखनी चाहिए, कुछ बोल रहे हैं नहीं रखनी चाहिए, कुछ लोग मजाक कर रहे हैं। इनफॉर्मल में क्या होता है, कोई भी सिस्टमेटिक ढंग से नहीं होता, फॉर्मल में सब कुछ निश्चित तरीके से होता है। तो जब इसकी कार्य प्रणाली पूर्व निर्धारित होती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो वर्किंग प्रोसेस है वो पहले से फिक्स होता है, तो इसमें क्या होती है, परिशुद्धता बहुत अधिक होती है। जो परिशुद्धता का लेवल होता है, जो क्लियरिटी का जो लेवल है बहुत ज्यादा होता है। अब आप बोलोगे सर परिशुद्धता का मतलब क्या होता है? देखो मैं बताता हूँ परिशुद्धता का मतलब। सपोज दैट आपके पास 1 लीटर दूध है, ठीक है। आपने आपके गांव में ये 5 दुकान है, 1 दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान, 4 दुकान, 5 दुकान। आपने इस 1 लीटर दूध को लिया और यहाँ पर तुलवाने के लिए गए, यहाँ पर फिक्स 1 लीटर आया, यहाँ गए, यहाँ पर भी फिक्स 1 लीटर आया, यहाँ गए, यहाँ पर भी फिक्स 1 लीटर आया, यहाँ गए, यहाँ पर भी फिक्स 1 लीटर आया, और यहाँ गए, यहाँ पर भी फिक्स 1 लीटर आया। तो आपको 100% विश्वास हो गया कि भाई साहब जो मेरा लीटर में तोलने का जो पैमाना है, जो स्केल है, जो तराजू है तोलने की, वो बिल्कुल सही है। और यदि आप 1 लीटर दूध अपने तराजू के ऊपर तोल के लेके जाते और यहाँ पर 1100 ग्राम आता, यहाँ पर 1100 ग्राम आता, यहाँ पर 900 ग्राम आता, यहाँ 900 आता, यहाँ 1100 आता, तो क्या होता कि भाई ये तो सब कुछ गड़बड़ है, कोई फिक्स नहीं चल रहा, ना मेरी तराजू सही है और ना उन लोगों की सही है, ठीक है। हो सकता है ये भी होता, आपका 1 लीटर है, यहाँ पर 2 मशीनें 1 लीटर बताती और 3 मशीनें उसको 1100 ग्राम बताती, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो परिशुद्धता का मतलब होता है कि आप एक ही परिणाम को बार बार दोहराओ, लेकिन रिजल्ट एक ही आना चाहिए। एक प्रक्रिया को आप चाहे 1000 बार करो, 2000 बार करो, रिजल्ट एक ही आना चाहिए। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, 2 + 3, आप इसको पूरी दुनिया में किसी से भी जुड़वा लो, 5 आएगा, मतलब हमारा रिजल्ट बिल्कुल शुद्ध है। यदि आप बोल रहे हो कि 2 + 3, 2 को 3 से जोड़ने से 4 आता है, आपने बोल दिया कि 2 को 3 को जोड़ने से 4 आता है, लेकिन पूरी दुनिया जिसको आप बोल रहे हो सब 5 बता रहे हैं कि भाई 5 होता है, 5 होता है, आप बोल रहे हो 4 होता है, तो मतलब आपका रिजल्ट क्या है, गलत है, मतलब इनफॉर्मल है, अशुद्ध है, वो क्या है, अशुद्ध है। और ये क्या है, कंप्लीट रूप से शुद्ध है। इसमें सही भाषा और सही उच्चारण की आवश्यकता होती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन है, यहाँ बिल्कुल सब सिस्टमेटिक ढंग से होता है, सब बिल्कुल निश्चित होता है, इसलिए यहाँ पर सही ढंग से भाषा का यूज किया जाता है, हंसी मजाक नहीं की जाती कि बहुत ज़्यादा हंसी मजाक की जा रही है। सही उच्चारण की आवश्यकता होती है, यहाँ पर जो उच्चारण है वो भी बिल्कुल सही ढंग से किया जाता है। यहाँ पर जो शब्दों का यूज होता है वो भी बहुत शानदार वाले शब्दों का यूज होता है, ऐसा नहीं कि चलो मुँह उठा के कुछ भी बोल दिया। औपचारिक संचार प्रक्रिया किसी संगठन के विभिन्न चरणों या स्तरों से गुजरती है, जिसको स्केलर चैन भी कहा जाता है। ध्यान से सुन लेना मेरे प्यारे लाडलो, जो औपचारिक संचार प्रक्रिया है वो किसी संगठन के विभिन्न चरणों, विभिन्न स्तरों से होकर गुजरती है। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, जो औपचारिक संचार की प्रक्रिया है, वो किसी संगठन के अलग अलग चरणों से, विभिन्न चरणों से होकर गुजरती है, और इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, स्केलर चैन भी कह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन के लाभ, कि भाई प्रॉफिट क्या है इसके, फॉर्मल कम्युनिकेशन के लाभ क्या हैं। अरे मैं बताता हूं भाई साहब आप लोगों को एक एक लाभ की, फॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या क्या लाभ होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ये पूरा फुल डिटेल से कल की क्लास में कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के लाभ क्या हैं। अब हमारी तैयारी क्या हो गई, हम वापस जुड़ने लग गए हैं। अब ध्यान से सुन लो मेरे प्यारे लाडलो, आज की ही क्लास है जो 30 मिनट की होगी, कल से क्लास वही 1 घंटे की होगी। कितने घंटे की होगी, पूरम पट 60 मिनट की होगी।
क्योंकि अब तक मैं 30 मिनट की क्लास इसलिए ले रहा था, कुछ लोग लाइव आते थे, कुछ नहीं आते थे। अब ध्यान से सुन लो, अपने खोपड़े में बात सेट कर लो। कल से सारी की सारी क्लासेज 60 मिनट की होंगी। फिक्स 10:10 पर लाइव आ जाना, 1 सेकंड भी लेट नहीं होऊंगा, ठीक है। ज्योग्राफी की क्लास रात को 8 बजे होगी, 100% यहाँ पर भी लाइव आना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स मेरे प्यारे साथियों, बाय।